Hello everyone. So today we'll be starting with the part fourth of this video series जिसमें हम अभी इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, हम क्यों इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रो के बारे में देखा था कि व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन से क्वेश्चन से डील करता है। इस वाली वीडियो का हमारा मेन फोकस रहेगा कि हाउ डिड मैक्रो इकोनॉमिक्स इमर्ज्ड और उसका अपराइजिंग कैसे हुआ। So first let's talk about emergence of macroeconomics. So early economists mainly focused on the principles concerning microeconomics. जितने भी पहले early economists आए थे उनका main focus ये था कि microeconomics के principles को formulate करने का। उनने macroeconomics के part को भी touch किया था but mainly उनका focus microeconomics पर था। The prominent economists which led to the formulation of these principles were जो prominent economists, main economists थे जिनने इन principles को formulate किया, those were Marshall, Pigou, J.S. Mill and बहुत सारे थे actually but mainly ये three थे, Marshall, Pigou and J.S. Mill। इनको classical economist के नाम से भी जाना जाता है and they believe that there is full employment equilibrium in a free capitalist economy। उनका assumption ये था, वो ये believe करते थे कि कोई सी भी free capitalist economy है उसके अंदर हमेशा full employment रहेगा। Problems which classical economists dealt with तो mainly ये two questions थे जिसको classical economists ने answer करने का try किया and those were how are resources allocated among the competing lines of प्रोडक्शन। अपन ने जैसे पहले वीडियोस में देखा है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है बट जो हमारी वांट्स हैं जो हमें प्रोड्यूस करना है दैट इज मतलब अनलिमिटेड है, मतलब वो चीज़। तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हम उनको कैसे एलोकेट कर सकते हैं इन द कंपीटिंग लाइंस ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इससे डील करने का ट्राई किया क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने एंड सेकेंड क्वेश्चन था हाउ आर द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज एंड फैक्टर्स डिटरमाइंड इन प्रोडक्ट मार्केट्स एंड फैक्टर मार्केट्स। तो अपन को पता है कि इकोनॉमी नॉर्मली प्रोडक्ट मार्केट और फैक्टर मार्केट में डिवाइडेड रहती है। प्रोडक्ट मार्केट्स में जो भी आपका फर्म है, इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस कर रही है कमोडिटी सर्विसेज, वो सारा प्रोडक्ट मार्केट में आता है और जो भी इनपुट आप प्रोवाइड कर रहे हो इंडस्ट्रीज को जिससे वो आपका प्रोड्यूस कर सके कमोडिटीज, दैट थिंग्स ऑल कम्स इन फैक्टर मार्केट्स। तो इनकी जो प्राइसेस हैं इन कमोडिटीज़ की और इन फैक्टर्स की, इन सर्विसेज की, वो कैसे डिटरमाइन होती हैं। तो उसका आंसर बेसिकली ये है कि लाइक सप्लाई डिमांड का जो गैप है और मतलब जो भी मेनली जो मार्केट फोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल सप्लाई एंड डिमांड, तो एक फैक्टर ये है जो डिटरमाइन करता है इन कमोडिटीज़ का। और भी फैक्टर्स हैं जो आते हैं पर अपन अभी उस चीज़ पर डील नहीं करेंगे, ये आने वाली क्लासेस में आएगा कि हाउ दे फॉर्मुलेटेड दोज प्रिंसिपल्स, हाउ दे ट्राइड टू आंसर दीज क्वेश्चंस। पर मेनली ये दीज टू क्वेश्चंस होते हैं जो उनने क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने ट्राई करा आंसर करने का। Classical economists form various theories and principles to answer these questions, and they were not able to give reason for the worldwide depression and unemployment during 1930s। तो मेन प्रॉब्लम जब 1930s का आपका ग्रेट डिप्रेशन आया तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट उसका आंसर नहीं दे पाए कि ये डिप्रेशन क्यों आया और इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हुआ, क्योंकि उनका assumption था कि their assumption of full employment equilibrium in a free capitalist economy was proved totally wrong, baseless and contrary to the facts। तो उन्होंने जो assumption किया था कि हमेशा full employment रहेगा वो एकदम completely prove हो गया कि ये totally wrong है। तो इस टाइम पे आपके आए जॉन मेनर्ड कीन्स and this was the time when uprising of macroeconomics actually happened। John Maynard Keynes, J.M. Keynes is also known as father of macroeconomics, modern macroeconomics, और इनने 1936 में अपनी एक बुक पब्लिश करी that was entitled as A General Theory of Employment, Interest and Money, और इन शॉर्ट उसको जनरल थ्योरी भी कहा जाता है। तो इसके अंदर इट इंक्लूड्स फाउंडेशन ऑफ करंट मैक्रोइकोनॉमिक एनालिसिस। तो जॉन मेनर्ड कीन्स ने जो भी क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने अजम्पशंस किए थे, प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेट किए थे, उनका बहुत क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा कि ये जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं ये ज़रूरी नहीं है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में और पूरी इकोनॉमिक में भी वर्क करें। तो इसके अंदर इस बुक के अंदर उन्होंने अपनी मैक्रो इकोनॉमिक का एनालिसिस को पुट किया। उन्होंने मतलब एक्सप्लेन किया दैट हाउ एन इकोनॉमी वर्क्स ऑन अ लार्ज स्केल और
उनने जो भी उस बुक में डिस्कस किया, दोज आर द फाउंडेशंस ऑफ करंट मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस ऑल्सो। तो जो भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज पढ़ते हैं उसका जो फाउंडेशंस हैं वो सारी इस बुक में जेएम कीन्स ने डिस्कस किए थे। He gave a revolutionary turn to economic thought, hence this new thinking is also termed as Keynesian revolution। उन्होंने मतलब एक डिफरेंट थॉट दिया इकोनॉमिक्स को लेके, तो जो इनका इकोनॉमिक थॉट था इट इज ऑल्सो termed as Keynesian revolution। He emphasized that problems concerning the economy cannot always be solved with the microeconomic approach। उन्होंने यही एम्फोसाइज किया कि मतलब आपके जो भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम है उसको आप हमेशा माइक्रो इकोनॉमिक अप्रोच से सॉल्व नहीं कर सकते, एंड देयर इज अ नीड कि आप मैक्रो इकोनॉमिकली भी थिंग्स को सोचो और उसको प्रॉब्लम्स को अप्रोच करो। सो एज दैट्स ऑल फॉर टुडे। मतलब हमने आज वही बेसिक काइंड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में देखा कि हाउ डिड इट इमर्ज्ड एंड उसका अपराइजिंग कैसे हुआ। अब नेक्स्ट वाली वीडियोस में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस और थोड़ा से और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे डील करेंगे कि आपका लाइक काइंड ऑफ एक फंडामेंटल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, उसका हिस्ट्री क्या था, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो चीज़ कवर हो सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।